एक कॉइल है जिसका एवरेज डायमीटर कितना है 0.02 है, ठीक है। तो डायमीटर कितना है 0.02 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यानी 0.01 मीटर हो जाएगा, ठीक है रेडियस। फिर आगे बोला है इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। उसको कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलरली रखा गया है, यानी कि अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो कॉइल जो है सर्कुलर शेप की ऑब्वियसली होगी क्योंकि रेडियस दे रखा है, रेडियस इसका तो सर्कुलर का ही होता है, तो कुछ उसको परपेंडिकुलरली रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड से। तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। दोनों की जो एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है ना, 0 डिग्री होगा ना। आगे बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 6000 टेस्ला, 6000 टेस्ला। इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 11 वोल्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 11 वोल्ट का है, ई की वैल्यू भी दे रखी है 11 वोल्ट। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000 टेस्ला, जब मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ से कहाँ चेंज कर दिया गया, 6000 से 1000 में, 1000, और कितने सेकंड में किया गया टाइम, यानी कि T2 माइनस T1 कितना है 4 सेकंड, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन समझ में आया। हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, हमें नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में बताना है कुछ, ठीक है ना, कॉइल में कितने टर्न रहे होंगे ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हम एक फिर से बोल रहा हूँ, एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल होगी ऑब्वियसली, जिसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब ऐसे ऐसे कई सारे टर्न्स होंगे, उसको ऐसे रखा गया है परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है। बोला गया है कि इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 6000 टेस्ला थी, और इंड्यूस ईएमएफ हुआ 11 वोल्ट का। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज की गई हो, 6000 से 1000 टेस्ला में, और कितने टाइम में चेंज आया है ये 6000 से 1000 टेस्ला कितने सेकंड में किया गया है, 4 सेकंड में। हमें बताना है इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स रहे होंगे। कर पाओगे, तो सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी होता है ना, हमें एन निकालना है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दिया है 11 वोल्ट, एन नहीं पता है हमें। डी फाई मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फाई टू माइनस फाई वन, चेंज क्या होगा फाई टू माइनस फाई वन अपॉन 4 सेकंड, 4 सेकंड में चेंज आया है। फाई टू की वैल्यू कितनी होगी डी वन ए, और कॉस फाई, फाई तो चेंज, सॉरी थीटा तो चेंज हो नहीं रहा है, बी ए कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला फ्लक्स का, पहले सॉरी बी टू ए कर दो यहाँ पर, बी टू ए कॉस थीटा, थीटा हमेशा दोनों बार वही रहेगा। थीटा कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, माइनस बी वन ए कॉस 0 डिग्री अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ए क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर रखोगे, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यूज रखो, आंसर लाओ, एन की वैल्यू पता हो जाएगी। ट्राई करो। समझ आया ना कौन सा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा फटाफट कर लो इसको। यहाँ से क्या कॉमन ले लेना, ए कॉमन ले लेना, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री तो 1 हो गया, छोड़ो उसको, ए कॉमन ले लेना। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन पाई 0.01 का होल स्क्वायर, बचेगा B2 यानी कि 1000 माइनस 6000 इक्वल टू एन। अब देखो यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा माइनस में आएगा, तो इसको प्लस में मानो ना, हमने मैग्नीट्यूड लेना है, ई का क्या करना है मुझे मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, जितनी वैल्यू आ रही है उस पर ध्यान देना है, ठीक है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे माइनस 5000 आएगा तो उसको 5000 मान लेना, ठीक, तो उसमें वैल्यू से मतलब है मुझे। ये क्या 44 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चला जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा 100 100 की पावर 4 यानी 1 10 के बाद 4 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 5000। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, अपॉन में 100 है, 1/100 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/10 की पावर 4 हो जाएगा ऊपर जाके, 10 के बाद 4 ऊपर चला जाएगा ना बस। तो ये कितना हो जाएगा 2 से चला जाएगा ये, और ये चला जाएगा 2500 से। तो इसको सॉल्व कर लेना है यार, एन के लिए बताओ। आंसर आ रहा है कुछ 28, लगभग 28 टन, 28 टन। देखो 28 आ रहा है। इसको हमें ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे 2500 काटने की ज़रूरत नहीं थी। 10 की पावर 4 है ना, तो क्या लिख सकते हैं उसको 10 लिख सकते हैं, 2 से चला जाता है ये भी, 7 4 जा 28 आ जाता आंसर। यहाँ पे हमने 2500 किया है, यहाँ 5000 रखो, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 कितना होता है 1 2 3, ये 1, ये 2 से चला जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा ही बचेगा, तो 7 × 4 28 आ गया आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स 28 आएंगे, लिख लो उसको। अरे कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, बाकी सब बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब रखो। एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल दी है, उसका एवरेज, उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, जब टर्न्स होते हैं तो क्या होता है, कुछ हर टर्न का सेम रेडियस नहीं होता है ना, सबका अलग अलग रेडियस हो सकता है, अलग अलग मतलब इतना भी डिफरेंस नहीं होता है। तो एवरेज रेडियस, एवरेज डायमीटर दिया है लूप का, तो हमने रेडियस निकाल लिया वहाँ से। फिर बोल रहा है कि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से 90 डिग्री पे है, तो उसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, उसी की डायरेक्शन में हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दी थी 6000, बाद में कर दी गई 1000, कम कर दी गई, कितने टाइम में 4 सेकंड में। और ई की वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 11 वोल्ट दी है, हमें बताना है नंबर ऑफ टर्न्स बताना है। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, एंड डी∅dt। फाई का मतलब क्या होता है बी ए कॉस थीटा, फाई 2 का मतलब B2 जो बाद वाली मैग्नेटिक फील्ड है ए कॉस थीटा, रीअरेंज किया, एन की वैल्यू आ गई। चलिए इसको फटाफट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं नोट करवाया है, मैंने भेज दिए थे क्वेश्चन, इसीलिए बहुत टाइम चला जाता है क्वेश्चन नोट करने में, बड़े बड़े भी होते हैं, टाइम चला जाता है। हो गया, ऑनलाइन में नोट कर लिया सबने? यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कुलर कॉइल है 10 सेंटीमीटर 500 टर्न रेडियस इज प्लेस्ड इन प्लेन परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल। ये एग्जांपल 9 करके, ये एग्जांपल 8 था, 6 था ये, जो भी था। अब मैं एग्जांपल, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा एग्जांपल 8 है 6 है जो भी है। अब एग्जांपल जो है ये एग्जांपल 9 को मैं करवाने जा रहा हूँ। बोला गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी का ही है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये। देखिए, लिखना नहीं है, समझो। एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। सुनो यार, देख लो इधर, एक सर्कुलर कॉइल है, ये बेसिकली एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का। एक सर्कुलर का कॉइल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो, अभी कर लो, करना पड़ेगा ही, तो 10⁻² मीटर। फिर आगे बोला गया है 500 टन हैं इसके, 500 ठीक है।
एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। इसका रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इज प्लेस्ड विद इट्स, अब काम की बात आ रही है, इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर रखा गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है? इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, उससे मैग्नेटिक मेरिडियन का जो हॉरिजॉन्टल होता है वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी डायरेक्शन में। अर्थ जो मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कि नहीं होता है? तो कुछ भी दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मान लेते हैं धरती का, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसका अर्थ का एक कोई जो पूरा जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बना रही होगी, उस एंगल को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन। बोला गया है प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर रखा गया है। प्लेन क्या रखा हुआ है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे रख सकते हैं, यानी कि ऐसे समझो वाइट बोर्ड है, ये प्लेन है, ये बस आपका क्या है स्क्वायर शेप में या फिर जो भी शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। इसकी जगह सर्कुलर कर दूं मैं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक, मतलब कि थोड़ा मोड़ के रख दूं ऐसे, परपेंडिकुलर रखूँ वरना तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इट इज़ रोटेटेड। पहले यहाँ पे बताओ थीटा कितना है? यहाँ से मैं अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ तो उसी के डायरेक्शन में होगा, तो थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। ये थीटा 1 है बेसिकली। ये आगे बोला गया है इट इज़ रोटेटेड अबाउट इज वर्टिकल डायमीटर। वर्टिकल डायमीटर इसका क्या है? ये है भाई, कोई सर्कल होता है, सर्कल का ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये वर्टिकल डायमीटर। तो वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट किया गया है। किसी के अबाउट रोटेट करना क्या होता है? उसी के थ्रू रोटेट करना, यानी उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया मैंने, ठीक है। कितना डिग्री घुमाया? 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री घुमाओगे, ये 90 डिग्री हुआ, 180 डिग्री घुमाओगे तो पूरा पलट जाएगा कि नहीं है? यानी कि जो फेस अभी इधर है वो उधर साइड में हो जाएगा। तो दूसरे केस में एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ठीक है। तो थीटा कितना बन रहा होगा? 180 डिग्री, समझ रहे हो ना? यानी थीटा 1 हम लेंगे 0 डिग्री, थीटा 2 लेंगे। ये अलग अलग एंगल क्यों लिए हैं? क्योंकि जो फ्लक्स होता है एंगल पे भी डिपेंड करता है ना। कॉस थीटा ए बी पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और हम क्या चीज़ चेंज नहीं कर रहे हैं, ना लूप का एरिया चेंज कर रहे हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। इस बार क्या चेंज कर रहे हैं? केवल थीटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? फिर आगे बोला गया है, और ये सब काम किया गया है, रोटेशन वाला काम किया गया है 0.25 सेकंड में। यानी कि जो भी फ्लक्स, ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज हुई होगी, थीटा 1 से थीटा 2 चेंज करने में कितना टाइम लगा हुआ है? यानी T2 माइनस T1 कितना लगा हुआ है? 4 सेकंड है, नहीं सॉरी 0.25 सेकंड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है इसमें, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ। अच्छा, अगर तुम उल्टा समझ जाते, इसको ऐसे रोटेट कर देते तो बात पलट जाती, तो तुम्हें ऐसे लेना पड़ता, फिर चीज़ें बदल जाती। तो जैसे बोला गया वैसे ही मानना है। अगर ऐसे रोटेट करने के लिए उसने बोला है और तुमने उल्टा ऐसे रोटेट कर दिया होता तो क्या होता? गलत हो जाता तुम्हारा, यानी कि फिर थीटा इधर लेते तो 90 डिग्री थीटा हो सकता है। तो जैसे बोला गया वैसे ही करना है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ईएमएफ की वैल्यू पता करनी है, और एंड करंट इंड्यूस आई की वैल्यू पता करनी है। हमें मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो नहीं बताता, यस। सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज़ नोट किया करो सबसे पहले, ठीक है। उसे एक ओवरव्यू मिल जाता है क्वेश्चन का। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? -n/d∅, नंबर ऑफ टाइम्स 500 दिया ना, n 500 दिया है तो 500 लिख लो। d∅ को क्या लिख सकते हैं हम? ∅2 - ∅1। और कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ है? 0.25 सेकंड में, -500। ∅2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से? यानी B A
कॉस 180 डिग्री, बी ए कॉस 180 डिग्री माइनस फाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए कॉस, बी का मतलब बी एच जो है, बी एच कॉस बी एच ए कॉस 0 डिग्री अपॉन 0.25 माइनस 500। कॉमन क्या ले सकते हैं हम, कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ से, बी एच ए कॉमन ले सकते हैं। भैया बात क्या बात कर रहे हो भाई, देख लो इधर, ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर होगी, तो पाई आर की वैल्यू 10 के बाद -2 का होल स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1, फिर माइनस, और फाई वन की वैल्यू क्या है, सॉरी थीटा कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, अपॉन 0.25। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको तो सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ए की वैल्यू -500, या ये 1500 हो जाएगा सीधे, 3.8 × 10⁻³ वोल्ट। वेरी गुड, सही है। 22/7 नीचे जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 100, या अब यहाँ पे सिंपल सा करो, ये 10 की पावर -1 होगा, 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 10 की पावर -2 और मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, अपॉन 0.25। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.8 10 की पावर -3 वोल्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डायग्राम जरूर बना लेना, डायग्राम जरूर बनाना, ठीक। सर करंट 1.9 × 10⁻³ एम्पीयर। वेरी गुड, सही है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सॉरी ई अपॉन आर, इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.8 10 की पावर -3, आर की वैल्यू क्या है 2, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा यार, 1.9 हो जाएगा, 10 की पावर -3 एम्पियर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। नोट करो फटाफट। कल जो क्वेश्चन कराए थे उसको घर पे एक बार तुम लोगों ने फिर देखा था अपने आप करके कि हाँ ये है जो गोल गोल घूम रहा था उसमें, बता देंगे पहले, आज करवा देता हूँ, बता दूंगा। स्टेट कंडक्टर के थ्रू फ्लक्स पास नहीं होता है, सीधी सी बात ये है। और स्टेट कंडक्टर है, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है, इसमें 2 कॉइल दिए हैं, नोट करो फटाफट करिए। हो गया नोट, नोट हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया आप लोगों का, ये तो हो चुका था कल। अब क्वेश्चन 6.3 है, अ लॉन्ग सोलोनाइड विथ 15 टन्स करके है, ठीक है, मैंने भेजा हुआ है क्वेश्चन। अ लॉन्ग सोलोनाइड विथ 15 टन्स है, मिल गया 6.3। ठीक है 6.3 अगला क्या है कि लॉन्ग सोलोनाइड है, सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अ लॉन्ग सोलोनाइड विथ 15 टन्स, एक सोलोनाइड है, अरे यार इधर देख लो भाई, क्या क्या कुछ सीरियस बात हो रही है क्या कुछ,
सोलोनाइड है, लॉन्ग सोलोनाइड, तो फॉर्मूला याद है उसका? मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए? B equal to mu naught Ni. हाँ, म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है वहाँ पे? स्मॉल एन होता है, Number of turns per पर यूनिट unit लेंथ, length. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। सोलोनाइड दिया गया, लॉन्ग सोलोनाइड, और 15 टर्न्स है, एन की वैल्यू हो जाएगी 15 पर सेंटीमीटर, जब टर्न्स पर सेंटीमीटर दिए हैं। स्मॉल एन दिया है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि केवल टर्न्स दिए होते तो मैं कैपिटल एन लिखता। स्मॉल एन क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज उसमें लिखा है कि 15 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। लेकिन सेंटीमीटर में है तो पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो कितना हो जाएगा पर मीटर के हिसाब से? सेंटीमीटर को 15 and 10. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या होगा? 10⁻², यानी कि ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1500 टर्न्स पर मीटर हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, सेंटीमीटर में 15 टन से मीटर में जाके बढ़ेंगे ही ना, ठीक है। तो 1500 टर्न्स पर मीटर हो गया। आगे चलते हैं। इसमें हैज़ ए स्मॉल लूप एरिया, हैज़ ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वैसे ना भी कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में रखते हैं, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन उसमें गॉस में आंसर आता है। मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स क्या होता है आपकी सीजीएस यूनिट में आता है, ठीक है। इसको चेंज करो, एरिया को, क्या हो जाएगा? 2.0 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं। क्या कैमरा ऑन कर दीजिए. कैमरा ऑफ हो गया है? अच्छा, ठीक है। सोलोनाइड हो गया, और ये नंबर ऑफ टर्न्स दिए, मैंने इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। एरिया दे रखा है, तो एरिया को मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। इस 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मल टू द प्लेस इनसाइड, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलोनाइड। और जो ये कॉइल है, कैसे, जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे डेवलप होती है? ऐसे डेवलप होती है, ठीक है। और सोलोनाइड कैसे ऐसे होता है? ऐसे होता है। तो उसका जो प्लेन होता है वो क्या होता है? हमसे 90 डिग्री पे होता है। अरे यार, सोलोनाइड कैसे होता है? ये सर्कुलर लूप दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है या तो ऐसे जा रही होती है इनसाइड द सोलोनाइड। तो प्लेन जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से 90 डिग्री पे होती है। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर मैं प्लेन से, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसमें क्या है, कॉइल ऐसे रैप है, तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। यानी थीटा क्या लेना है हमें? 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री। आगे देखते हैं। नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड इफ द करंट कैरीड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्पीडली फ्रॉम 2 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर। करंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? I1 से I2। I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 एम्पेयर। और I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 एम्पेयर। और ये चेंज कितनी देर में हुआ है? T2 माइनस T1 कितना दे रखा है? 0.1 सेकेंड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंड्यूस वोल्टेज इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग। जब भाई करंट चेंज होने से भी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। इनडायरेक्ट, उसने डायरेक्ट नहीं दिया, उसने बस कहा कि करंट चेंज किया गया हमने। इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं वोल्टेज, ये सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होगा, ठीक है ना। हमें बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? वही चीज़ करनी है हर बार। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन d∅/dt। अब इसको सॉल्व करिए, कर लोगे ना। बी फाई का फॉर्मूला क्या लिखोगे? बी ए कॉस थीटा। अब बी चेंज हो रहा है, क्यों? करंट चेंज हो रहा है। क्यों? बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। वहाँ से करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे कैपिटल एन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अंदर ही वो कंसीडर हो जाएगा। बी जो होगा म्यू नॉट एन आई उसमें आ जाता है ना, तो उसमें उसी में कंसीडर हो जाएगा। करो, सॉल्व करो इसको। देखो कैसे होगा। फाई को क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है इंटू डी टी। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट एन आई, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, इंटू ए अपॉन डी टी। ये आई जो है ये चेंजिंग वाली उसमें है, बाकी चीज़ें चेंज हो रही है नहीं। देखो ना, म्यू नॉट चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो ना, एन चेंज हो रहा है,
आई चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज हो रही है। तो जितनी कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले लो। वैसे वो भी तरीका है, b1 a cos थीटा, वो लंबा पड़ जाएगा ना, तो शॉर्ट में करिए, ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, 5 2 माइनस 5n, 5n पहले वैल्यू रखो बैठ के, चीज़ वही कर रहे होगे, बार बार चीज़ें वही करोगे, तो छोटे में चीज़ें करो वही चीज़। म्यू नॉट एन और ए क्या है, कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट एन ए बाहर ले लिया मैंने, di/dt हो जाएगा कि नहीं, यानी चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट के हिसाब से ही तो हमें दे रखा है इसने, ठीक है। तो क्या हो गया, म्यू नॉट एन ए, डी को क्या लिख सकते हैं हम, i2 माइनस i1 अपॉन जितने टाइम में चेंज आया हो, यानी 0.1 सेकंड में चेंज आया। मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस में अगर आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें प्लस ही लेना है, ठीक है, हमें प्लस ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 टन्स। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दे रखी है 2.0 10 की पावर माइनस 4। i2 माइनस i1 यानी कि 4 माइनस 2 और 0.1, उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। ये इंड्यूस ईएमएफ का, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका यही चीज़ कैसे कर रहे होते हैं, अगर अभी तक जो करते आ रहे हो, d5/dt क्या लिख सकते हैं, 5/2 अपॉन dt, या फिर चेंज इन टाइम। तो जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है कितनी देर में हो रहा है, 0.1 सेकंड में, ठीक है। 5/2 की वैल्यू क्या लिखोगे, b2 a, और 5/1 की क्या होगा, b1 a। मतलब इसी को दूसरे तरीके से, तरीका दूसरा नहीं है, लिखने का तरीका बस दूसरा। a बाहर ले लो, b2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट n i2, इसको क्या लिखते हैं, म्यू नॉट n i1। चीज़ तो वही कर रहे हो यार, यहाँ पे म्यू नॉट n कॉमन ले लेते बाहर, म्यू नॉट n कॉमन ले लेते बाहर, तो क्या हो जाता, चीज़ तो यही आती, ठीक है। चाहे कन्वेंशनल मेथड से करना चाहो करो, लंबा पड़ जाएगा थोड़ा, नहीं तो डायरेक्ट। तो 7.4 into 10 की पावर माइनस 6। सही है, 7.5 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट, वहाँ पे आंसर भी आ गया उसका, नोट करो फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि लेंस लॉ और फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेंस लॉ और फ्लक्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इसमें और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आगे चल के हम म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन वो पढ़ेंगे, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लेंस लॉ, फ्लक्स, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। नोट हो गया, पता है मेरी राइटिंग लग रही है, तुम्हारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है प्रॉब्लम 6, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 6 करके लिखा होगा उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, इस टाइप का मिक्स क्वेश्चन हैं कुछ, ठीक है। वो करवाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन ये, देखो। मिल गए। चलिए इसको हम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम 6, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है। आप लोग बताना
एक क्लोज लूप है, पहला पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट। एक क्लोज लूप है जिसको स्टेशनरी रखा गया है इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स ऑफ द टू परमानेंट मैग्नेट्स। कोई लूप है, उसको स्टेशनरी रखा गया है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। तो बताना है हमें, कैन बी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। अगर हम मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग वाले यूज़ कर लें तो क्या हम करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं उसमें? कॉन्फिडेंटली बोलिए, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी मतलब कि हाँ ना, अपना क्लियर एक आंसर बताओ। नहीं, क्यों नहीं? हाँ, फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तुम मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास करवा लो, फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स तो पास हो रहा होगा लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्टेशनरी कभी भी कोई कॉइल रखी जाएगी, कभी भी आपका इंड्यूस ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। या तो मैग्नेट को मूव कराइए या तो कॉइल को मूव कराइए, कोई चीज़ स्टेशनरी नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन हमेशा होना चाहिए। इसमें आंसर लिख लो, लिखिए। No, the current will not generate in the loop. No current will not generate in the loop. The current will not generate in the loop because the flux change in the loop is zero. Because the flux change through the loop is zero. Through the loop is zero. क्लियर है बात? ये आसान सा क्वेश्चन था। फिर सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, बी वाला पार्ट में। पहला पार्ट तो क्लियर है ना, कुछ इसमें था ही नहीं। बी पार्ट, एक क्लोज कंडक्टिंग लूप है जिसको नॉर्मली मूव कराया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ना, पढ़ चुके हैं ना। कैपेसिटर होता है, उसके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होता है फॉर्मूला उसका? इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटर्नल माइनस पोलराइजिंग वाली जो होती है, सीपी। याद आया कुछ? ई नॉट होता है एक्सटर्नल फील्ड, जो भी फील्ड है इसके अंदर है। तो एक क्लोज कंडक्टिंग लूप को नॉर्मली ऐसे मूव कराया जा रहा है, ठीक है। कंडक्टिंग लूप ऐसे मूव करा रहे हैं, ठीक है। Between the plates of a large capacitor, full stop, is a current induced in the loop when it is wholly inside the, यानी पूरी तरीके से हमें बताना है कि क्या इस लूप में करंट इंड्यूस होगा अगर मैं अंदर रख दूं बिल्कुल, या फिर पार्शली बाहर है, थोड़ा इसमें है, मतलब ऐसे मूव करा रहा हूँ मैं। तो बताओ क्या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा इस लूप में? क्यों नहीं होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस करंट नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा होगा, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन कितनी पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं। तो बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही होंगी, चेंज भी हो रही होंगी, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी लूप में जनरेट नहीं होता है। समझ गए ना? चलिए लिखिए, देखिए, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन आइदर केस। No current is induced in either case full stop. Current is induced only due to change in magnetic flux and not due to change in electric flux. इंड्यूस करंट कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से नहीं आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से आता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाला, जो सी वाला पार्ट है इसका। देखिए, अच्छा भी है और सरल भी है, इतना कोई टफ नहीं है थर्ड वाला। सी वाला पार्ट देखो, ऐसे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर लूप है,
उसको इस तरफ मूव कराया जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी इस तरफ है। और इसी तरीके से एक सर्कुलर लूप भी है, ये क्वेश्चन मैंने भेज दिया है। बिल्कुल बनाना है यार, क्यों, क्या दिक्कत है बनाने, ये क्या क्वेश्चन है, तो दिक्कत है बनाने में, बना लेना यार, क्या दिक्कत, थोड़ी इंक खर्च होगी, ज़्यादा नहीं खर्च होगी। अरे इसमें क्या ड्राइंग, मुझसे ज़्यादा बुरी नहीं होगी तुम्हारी। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक सर्कुलर लूप है, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, उसको ऐसे तो मूव कराया जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या बोला गया। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट इंड्यूस ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फील्ड, पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप। हमें बताना है कि फ्लक्स चेंज किस में कांस्टेंट होगा, जिसमें फ्लक्स के चेंज कांस्टेंट होगा उसी में इंड्यूस ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा, वरना क्या होगा, कभी ज़्यादा होगा इंड्यूस ईएमएफ, कभी कम होगा। भाई इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, d∅dt। फ्लक्स चेंज अगर कांस्टेंट है टाइम के साथ, जैसे मान लेते हैं कि 1 सेकंड में डिक्रीज इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, 2 वेबर का, हर सेकंड में 2 वेबर का जो इंड्यूस जो आपका फ्लक्स है वो कम होता जा रहा है हर सेकंड में, किसी केस में तो कांस्टेंट ही तो कहोगे, ठीक है। और किसी में क्या है, अभी 5 वेबर है, बाद में हो गया 1 वेबर, फिर हो गया 0.5 वेबर, तो क्या कांस्टेंट स्पीड नहीं है। शुरुआत के पहले सेकंड में उसने 4 वेबर कम कर दिया, फिर अगले सेकंड में 0.5 वेबर कम हो पाया, तो कांस्टेंट थोड़ी ना बोला जाएगा, तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। हमें यही बताना है इसमें कि इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट, इनमें से किस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होने की संभावनाएं हैं, बताइए। रेक्टेंगुलर वाले में देखो, वाला देखो कैसे, रीज़न भी पता होना चाहिए कैसे, ऐसा नहीं कि लेकिन मान लेते हैं अभी कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 पास हो रही हैं, ठीक है। अब मैंने इसको आगे कर दिया, थोड़ा आगे ले गया, तो ये रेक्टेंगुलर लूप कहाँ पहुँच जाएगा, कुछ ऐसे पहुँच जाएगा, ठीक है। शुरुआत में मान लेते ज़्यादा थी, अब क्या हुआ, अब केवल इतने पोर्शन में फील्ड लाइन्स हैं, जब मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया इसको, अब कितने पोर्शन में फील्ड लाइन्स हैं, केवल इतने पोर्शन में, तो एरिया का मूवमेंट जो है, इतनी एरिया इस पर्टिकुलर टाइम में आगे बढ़ी होगी। अगर v कांस्टेंट रखा गया है तो एरिया का मूवमेंट हर सेकंड पे बराबर बराबर हो रहा होगा आगे की तरफ, रिडक्शन ऑफ एरिया बराबर बराबर हो रहा होगा कि नहीं भैया। फ्लक्स में कितना एरिया है वो देखना होता है ना हमें, पहले पूरा एरिया था, पहले क्या था, ये आपका पूरा एरिया फ्लक्स में ही था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरे एरिया में पास हो रही थी। थोड़ा हमने आगे बढ़ाया, कुछ पोर्शन बाहर आ गया होगा, कुछ पोर्शन में फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा ही नहीं रही होंगी। वो कोई पोर्शन कितना है, इतना पोर्शन, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ाया हमने, तो ये पोर्शन थोड़ा और बढ़ गया होगा, नहीं एरिया आउट ऑफ द फ्लक्स कितनी हो गई होगी, ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन कांस्टेंट एरिया आगे बढ़ रही है कि नहीं, हाँ इक्वल आगे बढ़ेगी कि नहीं। पहले इतना पोर्शन था, पहले पूरा था, फिर आगे बढ़ा, फिर इतना पोर्शन बाहर चला गया, थोड़ी देर बाद इतना पोर्शन बाहर चला गया, तो बराबर बराबर एरिया आगे जा रही है कि नहीं। रेक्टेंगुलर ही में पॉसिबल है। सर्कुलर में क्या होता है, अभी पूरी एरिया फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पूरी एरिया के थ्रू जा रही हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये एरिया बाहर हो गई, थोड़ी देर बाद, यानी कांस्टेंट एरिया बाहर नहीं होगी सर्कल के केस में। रेक्टेंगुलर केस में ये चीज़ तो कांस्टेंट ही रहेगी, और ये चीज़ ही बराबर बराबर आगे बढ़ रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। तो अगर v कांस्टेंट है तो ये भी तो आगे बढ़ रही होगी कांस्टेंट, उससे बराबर डिस्टेंस आगे बढ़ रही होगी पर सेकंड, तो बराबर एरिया आगे बढ़ रहा होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या है, ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर भाई कभी ज़्यादा हो सकता है, लेंथ ऑफ आर्क तो चेंज हो सकती है ना, तो जो एरिया आउट ऑफ द रेट चेंज ऑफ एरिया है वो कांस्टेंट नहीं होगा सर्कुलर के केस में, और रेट चेंज ऑफ एरिया रेक्टेंगुलर के केस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स चेंज भी कांस्टेंट होगा इस केस में, फ्लक्स चेंज कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, आपका ईएमएफ भी, जो आपका इंड्यूस करंट या फिर ईएमएफ है वो भी कांस्टेंट होगा, समझ गया। तो ऐसा करो, लिख लो इसमें, ऑनलाइन में समझ में आ गया कि नहीं, चलिए लिखिए फटाफट लिखिए। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, कराना तो एक और क्वेश्चन है, चलिए फटाफट लिखो, वो भी करवा देते हैं। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी कांस्टेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी कांस्टेंट।
induced EMF will be constant. Full stop. It is because rate of change of area is constant in case of rectangular loop. Rate of change of area is constant in case of rectangular loop. क्लियर है ना बात ये? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट बहुत अच्छा है. कुछ 2 बार मैग्नेट्स दिए हुए हैं. डी वाला पार्ट बता रहा हूँ. साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है. ये मैग्नेटिक एक्सिस है. ये दूसरा बार मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल. इसको इधर अप्रोच करवाया जा रहा है, इसको इधर अप्रोच करवाया जा रहा है. और बीच में क्या है? कॉइल है और एक कैपेसिटर लगा दिया गया है कॉइल में. ठीक है. ये ए एंड है कैपेसिटर का, ये बी एंड है. कुछ ऐसा ही है. यानी कि कॉइल कैसे जा रही है? ये एक्सिस है, ये लाइन डॉटेड लाइन एक्सिस, ऐसे कॉइल है. ठीक है. यहाँ पे कहीं कैपेसिटर लगा हुआ. क्लॉकवाइज करंट होगा तो ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे होगा. ठीक, पहले ही बता दे रहा हूँ. थोड़ा सीधा और बना दो. समझ गया ना? अब मुझे बताओ, हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, इन विच लूप डू यू फोर्थ पार्ट का, हाँ, प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय द फिगर. भाई कैपेसिटर में एक प्लेट जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट होती है निगेटिवली चार्ज. तो कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी प्लेट निगेटिवली चार्ज होगी? ठीक, यही बताना है हमें. अच्छा, पहले देख लेते हैं करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो देख लेते हैं. तो जहाँ जिस प्लेट में करंट घुस रहा होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, उसके अपोजिट प्लेट में क्या हो गया होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. नॉर्थ पोल जब जब ये वाला बार मैग्नेट इधर ले जाएंगे तो बताओ इसमें कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी? इसके मूवमेंट को कैसे रोकेगा वो? सही है. नहीं यार, साउथ क्यों होगी? नॉर्थ तो इधर लगेगा तो ये इसको नॉर्थ अप्रोच होने से रोकेगा तो नॉर्थ ही बनेगा ना. नॉर्थ में कैसा करंट होता है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो होगा. ठीक है. और इधर भी वही चीज़ है, साउथ इधर ले जाए तो साउथ बनने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पे वही बात है, क्लॉकवाइज ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा. दोनों केसेस में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है. अब कहोगे सर अगर यहाँ पे उल्टा होता तो उस हिसाब से करंट की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होती उस तरफ डायरेक्शन होती. ठीक है. ऐसा केस पूछा नहीं जाएगा. दोनों केसेस में, चाहे इधर वाले अप्रोचिंग वाला केस देख लो चाहे इधर देख लो, क्लॉकवाइज करंट ही फ्लो हो रहा होगा. ठीक है. तो जो नेट करंट होगा दोनों का सम होगा, यानी कि ओवरऑल करंट किस तरफ जा रहा होगा? इस तरफ. ये करंट जाके कहाँ लगा? जाके ए पे, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई. ठीक है. ठीक है ना? कुछ समझ ना आया तो पूछो. ये एक कॉइल है, नॉर्थ पोल आगे ले गए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बनेगा ना. नॉर्थ रिपेल करने के, लेकिन वर्क करना पड़ेगा आपको मूवमेंट करवाने में. तो नॉर्थ पोल में किस तरफ करंट फ्लो होता है? इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कहीं कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ऐसे जाके यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. तो ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. बी वाला यहाँ पे साउथ वाला अप्रोच हो रहा है तो यहाँ पे साउथ बनेगा, उसको मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा. तभी भी आपका अब क्लॉकवाइज करंट, इधर का एंटी क्लॉकवाइज और इधर का क्लॉकवाइज दोनों सेम ही तो हैं. समझ रहे हो ना? तो ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो लिख लो. In both the cases, induced current is in the clockwise direction. Both the induced current is in the clockwise direction when seen from right hand side. यहाँ से देखोगे तो दोनों करंट, यहाँ से देखो, मैं इधर से देखूंगा, देखो ये वाला कॉइल में इधर से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज. अगर उधर से देखूँ जाके मैं तो दोनों करंट, इधर वाला भी उधर वाला भी, दोनों क्लॉकवाइज ही है ना. when seen from the right hand side of the loop, both the induced current is in the clockwise direction when seen from the right hand side of the loop. When seen from the right hand side of the loop, therefore end A becomes positively charged and end B become negatively charged. बना के लिख लो यार.
फिगर ज़रूर बना लेना, करंट दिखाना ज़रूर कैसे जा रहा है। एक क्वेश्चन और है, हो जाएगा, फटाफट करते हैं उसको भी। नेक्स्ट करो जरा, इधर इधर, जहाँ इधर इधर, यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 इस नाम से होगी। फिगर बना दे रहा हूँ, समझ जाओगे ही, समझ जाओगे। कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दी है, और एक रेक्टेंगुलर लूप है कुछ इस तरीके से, वो इस तरफ अप्रोच करवाया जा रहा है। इसके जो आर्म्स हैं उसके नाम है PQRS। तो हमें बताना है किस स्टेट द डायरेक्शन इन विच इंड्यूस करंट इज इन द लूप। इंड्यूस करंट किस तरफ होगा बताओ, बताइए। ये बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, वो बड़े आसान होते हैं यार, कुछ है थोड़ी ना। मुझे डायरेक्शन बताओ, PQRS, RQPS किस तरफ, क्यों क्यों है? चलो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या डायरेक्शन है, देखेंगे। तुम बताओ। चलो हम देखते हैं, एक ने कहा ऐसे होगा, एक ने कहा ऐसे होगा, दो ही तरीके हैं और कहीं तो जा नहीं सकता करंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर की तरफ। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये फील्ड लाइंस इसमें ऐसे ऐसे इंटर कर रही होंगी। जैसे ये आगे बढ़ेगा लूप, ये जैसे आगे बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस कैसे जाना चाहिए, अंदर की तरफ, यानी फ्लक्स इंक्रीज करेगा अंदर की साइड। तो अंदर की साइड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेट जो है, ऐसे समझो इसकी वो देखेंगे हम कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है फील्ड का, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ है, वही सबसे आसान तरीका होता है। तो अगर ये साउथ पोल रहा होगा, ये नॉर्थ पोल रहा होगा, तभी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकली होंगी, ठीक है। यानी ये साउथ पोल है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इमेजिन करी जा सकती है, इधर साउथ एक बार मैग्नेट की वजह से है, जो कि कुछ ऐसे बाहर की तरफ साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, बाहर की तरफ ऐसे है, समझे, माना जा सकता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही होगी, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन का मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ होगा। जैसे ही ये अंदर की तरफ जाएगा तो फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, जो फ्लक्स है इंक्रीज़ करेगा अंदर की तरफ, तो ये इंड्यूस करंट कैसे डेवलप होगा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो बाहर की तरफ डेवलप। भाई ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, इंड्यूस ईएमएफ किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, सच दैट इट विल प्रोड्यूस द कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जैसे अंदर जाएगा तो क्रॉस वाले बढ़ना चाहेंगे, तो ये करंट क्या करेगा, कहेगा कि मैं बाहर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करूँगा, तो किस तरफ बढ़ेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका अंदर की तरफ है, तो इसका किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो ऐसे ही तो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट थंब बताता है ना, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की कोशिश करेगा, इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो होगा। यानी कि क्या डायरेक्शन है ये, PSRQ, समझ गए ना, डायरेक्शन विल बी इन PSRQ। समझ में आ गई बात, सिंपल सा तरीका। जब कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हों, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उस तरफ अपने थंब को कर लो, अब लूप को देख लो किस तरफ जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बढ़ना चाह रही होंगी तो फील्ड की डायरेक्शन या फिर करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, यानी अपने थंब को बाहर की तरफ कर लेना, तभी तो अपोज कर पाएगा। अंदर वाले को अपोज कैसे करेगा, ऐसे ही तो कर पाएगा, थंब बाहर करके। मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर जा रहा था, यहाँ पे किस तरफ डेवलप होगा, बाहर की तरफ, तो करंट डायरेक्शन किस तरफ हो गया, ऐसे हो गई। समझाने का और भी तरीके हैं, ये सबसे आसान तरीका है। PSRQ लिख लेना। थ्योरी लिखना चाहो थ्योरी लिख सकते हो। ऑनलाइन में क्लियर है ये चीज़ कि भाई ऑनलाइन में Yes. सिंपल, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ according to Lenz law, the induced current in the loop, फ्लक्स इंक्रीज होना चाहेगा तो ये डिक्रीज करना चाहेगा। फ्लक्स डिक्रीज कैसे कर सकता है ये, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करके। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो ये क्या कहेगा, मेरे में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जो बाहर की तरफ जा रही हो,
बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हम बाहर की तरफ, तो जिस तरफ उंगलियां मुड़ी हो राइट हैंड की वही करंट की डायरेक्शन बताएंगे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, ठीक है। सच दैट, क्या लिखवाया मैंने यार, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट विल अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स, it will according to Lenz law the direction of induced current is such that, तुम तो डॉक्टरियल लैंग्वेज लिख रहे हो यार, the direction of induced current is such that it will oppose the change in, या फिर it will oppose the increase in flux, therefore increase in flux, therefore the direction of induced current is PSRQ, ठीक है। एक क्वेश्चन और होगा शायद, उसको अपने आप ट्राई करना, यही तरीका है, मेथड यही फॉलो करोगे।